मूवी के स्टार्ट होते ही हम कुछ पुलिस ऑफिसर्स को एक बिल्डिंग के अंदर जाते देखते हैं। देखने को मिलता है कि इस बिल्डिंग में घोस्ट यानी एक भूत है। ऑफिसर जब एक दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं तो उनका हाथ ही जम जाता है। दरवाज़ा तोड़कर जब ये लोग एक मीटिंग रूम में जाते हैं तो वहाँ सभी लोग सभी चीज़ें बर्फ़ में जमी हुई थीं, सिवाय एक लोहे की बॉल के जो हिल रही थी। ऑफिसर जैसे ही इस बॉल को चेक करने के लिए उसे टच करते हैं, यहाँ जमे हुए सारे इंसान टूटकर मर जाते हैं। बॉल के अंदर दो चमकती हुई आंखें दिखाई जाती हैं जो एक भूत की थी। जिसके बाद सीन कट होकर हमें 120 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें मिलवाया जाता है एक घोस्ट बस्टर्स की टीम से जो भूतों से लड़कर उन्हें पकड़ने का काम करते हैं और इस शहर की भूतों से हिफाजत करते हैं। अभी ये लोग कार से कहीं जा ही रहे थे कि इन्हें शहर में एक खुला भूत नजर आया। इस ड्रैगन जैसे भूत को अपने काबू में करने के लिए सबसे पहले फोएबी अपनी कार से एक लेजर कर निकालते हुए बाहर निकलती है और लेजर से इस पर हमला करती है, लेकिन भूत उसके काबू में नहीं आता। तभी उसका दूसरा साथी कार के अंदर से एक छोटी सी डिवाइस निकालकर इस भूत को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जब ये लोग इसमें भी नाकाम रहते हैं तो कैली नाम की इनकी टीम लीडर बड़ी ही होशियारी से अपने एक ड्रोन को इस भूत के ऊपर भेजते हुए फाइनली इस भूत को काबू में कर लेती है। इस भूत को पकड़ने के चक्कर में इनका ध्यान तो सड़क पर रहा ही नहीं था। सड़क पे ये लोग बहुत नुकसान कर चुके थे, इनका अपना एक्सीडेंट भी हो चुका था और इस सारे नुकसान की वजह से इन्हें मेयर के पास बुलाया जाता है, जो उनसे कहते हैं, घोस्ट बस्टर्स, आप लोग शहर में बहुत नुकसान कर रहे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप लोग का काम रोक दिया जाएगा। जवाब में घोस्ट बस्टर्स कहते हैं, लेकिन हम तो शहर को भूतों से बचा रहे थे। लेकिन मेयर के मुताबिक ऐसा और चलने वाला नहीं था। मेयर सबसे पहले तो उनके ग्रुप से फोएबी को निकालने को कहते हैं, क्योंकि अभी उसकी उम्र सिर्फ 15 साल है, जो अभी इस काम के लिए मैच्योर नहीं है। घोस्ट बस्टर्स मेयर को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपना फैसला सुना चुके थे। ये लोग अब केली के घर पर आते हैं, जहां फोएबी अपने ग्रुप से नाराज़ नज़र आ रही है, क्योंकि वो मेयर की बात मानते हुए उसे अपने ग्रुप से कुछ टाइम के लिए बाहर निकाल चुके थे। यहाँ घोस्ट बस्टर्स उसे समझाते हैं कि बस 3 साल की तो बात है, फिर हम तुम्हें हर मिशन में साथ लेकर जाया करेंगे। यहीं केली के घर के बेसमेंट में इन्होंने एक पूरी पाइपलाइन बनाई हुई थी भूतों को कैद करने के लिए। अभी भी ये अपने कैद किए हुए भूत को यहीं पर डालने वाले थे, लेकिन अचानक से यह मशीन काम करना बंद कर देती है। केली और उसका साथी बहुत ही मुश्किल से इस मशीन को हैंडल करते हैं। सीन कट होकर हमें एक ऐसी शॉप दिखाई जाती है जहां भूतों से रिलेटेड चीज़ों को बेचा जाता है। यहाँ एक लड़का वही मेटलिक बॉल बेचने के लिए आया था जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। शॉपकीपर जैसे ही इस बॉल के अंदर किसी भूत को चेक करना शुरू करता है तो अचानक से उसकी शॉप में ही भूकंप जैसा कुछ आ जाता है। हर चीज़ गिरने लग जाती है, यहाँ तक कि घोस्ट चेक करने वाली उसकी मशीन भी टूट जाती है। बॉल जहाँ रखी थी उसके नीचे टेबल भी फ्रीज होकर वो टूटकर बॉल वहाँ से नीचे गिर जाती है। इस बॉल की पावर का असर कैली के घर तक भी हुआ था, जहाँ पाइपलाइंस के अंदर वो लोग भूतों को कैद कहते थे। अचानक से उसके घर में बहुत बड़ी दरार आ चुकी थी। यही ऊपर केली का दूसरा साथी उन्हीं के घर में एक भूत को पकड़ने की कोशिश में लगा हुआ था। वो लड़का जैसे ही भूत को पकड़ने लगता है, भूत उसी के ऊपर से गुजरते हुए उसे चकमा देकर यहाँ से भाग जाता है। वो भूत के भागने की खबर जल्दी से जाकर अपनी टीम को बताता है और सभी उस भूत को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। वो फोएबी को यहीं अकेला छोड़कर चले जाते हैं। बेचारी अकेली फोएबी यहाँ क्या करती, तो वो चेस खेलने लगती है तो नोटिस करती है कि एक भूत उसके साथ चेस खेलने लगी थी। पहले फोएबी को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन अब अगर उसके दोस्त नहीं तो ये भूत ही सही, वो खेलना जारी रखती है और हैरान होकर अब भूत उसके सामने आकर उससे सवाल करती है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? फोएबी कहती है, अरे मेरा तो रोज़ का काम है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि कैली अपने घर पे एक घोस्ट इंजीनियर को बुलाती है अपनी भूतिया पाइपलाइंस को ठीक करवाने के लिए। इंजीनियर उनकी पाइपलाइन देखते हुए कहते हैं कि एक बार यहाँ पे हमला हुआ था, लेकिन परेशानी की बात नहीं है। मैंने भूतों के लिए एक नया बेस बनाया है, वहाँ हम सब लोग मिलकर भूतों के ऊपर रिसर्च भी करते हैं और साथ वहीं की पाइपलाइंस के अंदर हम भूतों को कैद भी कर लेते हैं। यह जगह तो घोस्ट बस्टर्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। शार्ड्रस यहीं पर घोस्ट इंजीनियर घोस्ट बस्टर्स को एक ऐसी मशीन भी दिखाता है जिसके अंदर किसी भी भूत या चीज़ को रखने से उसका भूत मशीन के ज़रिए ही बाहर निकल आता है। इस प्रोसेस के बाद भूत को कैद करने का काम भी इस मशीन ने खुद ही कर दिया। यह देखकर तो घोस्ट बस्टर्स उससे इम्प्रेस ही हो गए। घोस्ट बस्टर्स अब वापस अपने घर पर आ जाते हैं, जहां उन्हें एक और भूत को पकड़ने के लिए एक मिशन मिला था। फोए भी दोबारा घर पर अकेली रह चुकी थी, जहां उसे इमरजेंसी एक होटल से भूत को पकड़ने के लिए कॉल आती है। वो अपनी एक साथी के साथ उसे पकड़ने के लिए यहाँ से निकल चुकी थी,
जबकि दूसरी तरफ घोस्ट बेस के अंदर घोस्ट इंजीनियर ने अब उस बॉल को अपनी मशीन में रखा है, जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जिस बॉल की पावर काफ़ी खतरनाक थी। इस बॉल को मशीन में रखते ही ये बॉल ज़ोर से हिलने लग जाती है। एक छोटा सा भूत इसके अंदर से निकलकर दूसरी मशीन में कैद होने के बजाय यहाँ से आज़ाद हो जाता है, जो देखकर जब घोस्ट इंजीनियर उस बॉल को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उसका हाथ ही जम जाता है। फोएबी जो रेस्टोरेंट में भूत को पकड़ने के लिए आई थी, वो देखती है कि यह वही भूत है जो थोड़ी देर पहले उसके साथ चेस खेल कर गई थी। वो इस भूत को पकड़ने के लिए लेजर्स इसके ऊपर हमला करती है, लेकिन भूत यहाँ से भाग जाती है और होटल का काफ़ी नुकसान हो जाता है। उसको तो भूत पकड़ना वैसे भी मना था, इसीलिए वो नाकाम ही घर लौटती है तो देखती है कि वो भूत उसके घर पर ही थी और उससे बातें भी कर रही थी। वो इनकी घर की भूतियाँ पाइपलाइंस को देखकर हैरान थी। फोए भी बताती है ये मेरे नाना की है और हम यहाँ भूतों को कैद रखते हैं। इन्हीं की बातों के दौरान यहाँ अब वो भूत आता है जो मेटेलिक बॉल में दिखाया जाता है। उसने मेलोडी नाम की भूत से कोई बात की, जिसके जवाब में मेलोडी ने कहा तुम बस इंतज़ार करो, मैं तुम्हारा काम इस लड़की के ज़रिए करवा दूंगी। जहाँ पता लगता है कि मेलोडी का बार बार फोएबी के सामने आना कोई इत्तेफाक नहीं है, सब भूत मिलकर कुछ बड़ा प्लान कर रहे थे। इधर फोएबी का एक साथी अभी भी उसी ग्रीन भूत को पकड़ने की कोशिश में लगा हुआ था। इससे पहले कि अभी भी वो इस भूत को पकड़ पाता, अचानक उनका घर ज़ोर से हिलता है। ये सभी नीचे आकर जब चेक करते हैं तो पता चलता है कि इनकी भूतियाँ पाइपलाइन को किसी ने फ्रीज करके तोड़ने की कोशिश की थी। दूसरी तरफ घोस्ट बेस के अंदर घोस्ट इंजीनियर अपने साथियों को उसी मेटल बॉल के ऊपर बहुत से एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा था, जैसा कि जब इस बॉल को जलाया जाता हो तब पे मेल्ट होने के बजाय जम जाती थी, और अगर उसे भूतों के पास किया जाता था तो सारे भूत किसी मैग्नेट की तरह उसके पास आने लगते थे। ऐसी पावरेज रखने वाली कोई चीज़ इन लोगों ने पहली बार देखी थी। ये लोग अब इस बॉल के बारे में पता चलाने के लिए उस आदमी को बुलाने का फैसला करते हैं जो ये बॉल उनके शॉप पे बेच के गया था। ये लोग अब इस मेटल बॉल के मालिक के घर पर आते हैं, जो इस मेटल बॉल के बारे में पूछने पर बताता है कि वो तो मेरी ग्रैंड माँ के थी जो अब मर चुकी हैं। वो अब उन्हें अपने घर में बनी एक अजीब कमरे में लेकर आता है जहाँ पर पुराने सोल्जर्स का सामान रखा हुआ था। ये लोग अब इस लड़की को लेकर अपनी लैब में आ जाते हैं, जहां एक एक्सपर्ट इस लड़के को टेस्ट करने लग जाता है कि कहीं यह भी तो किसी भूत के साथ कनेक्ट तो नहीं है या इसके अंदर भी कोई और पावर्स तो नहीं है। यहाँ ये लोग नोटिस कहते हैं कि जैसे जैसे इस लड़की के इमोशन चेंज होते हैं वैसे ही उसके पीछे जले एक आग के लैंप पे असर पड़ता था। यहाँ दिखाया जाता है कि फोएबी भी उसी शॉपकीपर के पास है जो भूतिया चीज़ें खरीदता था। ये लोग भी उसी मेटल की बॉल की पावर्स को लेकर परेशान थे। जहां शॉपकीपर का असिस्टेंट आकर उन्हें एक ऐसे यूट्यूबर के बारे में बताता है जो भूतिया चीज़ों के ऊपर ही बात किया करता था। साथ ही उनकी एक घोस्ट लाइब्रेरी भी थी। फोएबी को लगता है कि ज़रूर वो इस बॉल के बारे में कुछ जानते होंगे। ये सब उनसे मिलने के लिए चले जाते हैं और जैसे ही वो लोग उन्हें बॉल की फ़ोटो दिखाते हैं तो यह आदमी बॉल की पिक्चर देखते ही उसे पहचान चुका था। वो इस बॉल के ऊपर लिखी हुई भाषा को भी पहचान चुका था। वह उन्हें बताता है कि इस बॉल के ऊपर एंशियंट यानी पुरानी भाषा लिखी हुई है और ज़रूर मेरे पास कोई ऐसी किताब होगी जो इस भाषा को ट्रांसलेट करके हमें इसका मतलब समझा सके। ये लोग अब बॉल की भाषा को ट्रांसलेट करते हुए यह पता चलाते हैं कि इस बॉल के ऊपर एक बहुत ही ताकतवर भूत का राज है जिसका नाम है गोराका, जिसे आइस किंग के नाम से भी जाना जाता था। इस आइस किंग को दुनिया के एक बादशाह ने अपने पास बुलाया ताकि वह इस भूत की मदद से इस दुनिया पर हुकूमत कर सके, जिस काम में वह बादशाह कामयाब भी हो गया। लेकिन अब बादशाह के अंदर लालच आ चुकी थी। वो गोराका को कैद करके उसकी ताकतें खुद लेना चाहता था। बादशाह को ऐसा करते देखकर गोराका गुस्से में आ गया और गुस्से में ही उसने बादशाह की पूरी फौज को बर्फ में जमा दिया। गोराका का गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि अब वह पूरी दुनिया को तबाह कर सकता था और उससे इस दुनिया को बचाने के लिए फायर मास्टर सामने आए, जिनके अंदर आग को कंट्रोल करने की ताकत थी। उन्होंने आखिर में गोराका को हराकर उसे पिघलाकर उस बॉल में बंद कर डाला, जिसके बाद से उस बॉल की हिफाजत करने की जिम्मेदारी फायर मास्टर्स की ही थी। यहीं पर यह आदमी फोएबी के साथियों को गोराका की रिकॉर्डिंग भी सुनाता है। जब ये लोग रिकॉर्डिंग सुन ही रहे थे, अचानक एक रेड कलर का घोस्ट उनके इंस्ट्रूमेंट्स को कंट्रोल करते हुए वो सारी रिकॉर्डिंग पैक करके एक कचरे के डब्बे में डाल लेता है। और जब सारे उस रिकॉर्डिंग को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं तो वो उस कचरे के बैग को लेकर वहाँ से भाग जाता है। हारकर ये लोग जैसे ही बिल्डिंग से बाहर निकले तो वो रेड कलर का घोस्ट यहाँ एक शेर के पुतले में था। इससे पहले वो शेर की शक्ल में इनके ऊपर हमला करता। फोएबी अपनी इलेक्ट्रिक गन से उसके ऊपर हमला करती है, जिससे वो पुतला टूट जाता है। गोराका की रिकॉर्डिंग टूट जाती है
और यहाँ दोबारा से तबाही होती है। इसीलिए फोएबी को दोबारा पुलिस अरेस्ट कर लेती है। फोएबी की इस गलती की सज़ा अब पूरे घोस्टबस्टर्स ग्रुप को मिलने वाली थी। मेयर कहते हैं कि अब शहर में और घोस्टबस्टर्स काम नहीं करेंगे। यहाँ तक कि केली का घर भी सील कर दिया गया था, जिसके अंदर जाकर ये लोग भूतों को कैद करते थे। साथ ही पुलिस ने घोस्टबस्टर्स की सारी लेज़र गन भी अपने काबू में कर ली थी। यहाँ दिखाया जाता है कि वो घोस्ट लाइब्रेरी वाला इंसान यहाँ अब घोस्ट लाइब्रेरी वाले बॉल के मालिक के पास जाते हैं और बॉल के मालिक को बताते हैं कि तुम एक फायर मास्टर हो, तुम्हारी जिम्मेदारी थी उस बॉल को संभाल के रखना, तुम्हें उसे बेचना नहीं चाहिए था। तुम्हें उसको बेचने की वजह से ही गोराका इतना ताकतवर हुआ है। इससे पहले कि गोराका अब इस दुनिया के ऊपर कोई मुसीबत ले आए, तुम्हें अपनी पावर्स को जानना होगा, उन्हें एक्टिवेट करना होगा ताकि तुम उस बॉल को कंट्रोल कर सको। इस आदमी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो कहता है, मैं ये कैसे करूँगा, मैंने तो आज तक नहीं किया। वो जैसे ही उंगली का इशारा सामने जलती हुई आग पे करता है तो देखता है कि आग बिना किसी मुश्किल के उसके इशारों की तरह मूव हो रही थी। यहाँ फोएबी जो अपने ग्रुप को मुसीबत में डालने की वजह से काफ़ी उदास थी, इसी उदासी में वो उस भूत से मिलती है जो उसकी काफ़ी हद तक दोस्त बन चुकी है और कहती है कि मैं हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ कर देती हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। जिसके जवाब में भूत कहती है, अरे ऐसा बिल्कुल नहीं है। तब वो उसे उन्हीं की घोस्ट प्लेस के अंदर ले जाकर कहती है, आओ मैं तुम्हें एक मैजिक दिखाती हूँ। वो फोएबी को घोस्ट चैम्बर के अंदर भेजती है और मशीन को ऑन कर देती है, जिसमें एक इंसान के जाने की वजह से उसकी बॉडी का भूत यानी उसकी आत्मा उसकी बॉडी से बाहर निकल चुकी थी। जिसके बाद ये भूत फोएबी से कहते हैं, मुझे माफ़ कर देना। ये कहते ही हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पड़े मेटल बॉल के अंदर से अचानक कुछ काली ताकतें बाहर निकली, जिन्होंने वक्त रहते ही फोएबी की सोल को भी अपने काबू में कर लिया था। और यह काली ताकत कोई और नहीं बल्कि गोराका ही था। उसके आज़ाद होने की वजह से यहाँ काफ़ी गड़बड़ी होने लगी थी। घोस्ट प्लेस के लोग जब यहाँ पे आते हैं तो वो गोराका को देखकर उसके ऊपर अपनी लेज़र गन से हमला करते हैं, लेकिन गोराका इस लेज़र गन को ही जमा चुका था। इससे पहले कि ये लोग गोराका को पकड़ पाते, गोराका यहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि गोराका फायर मास्टर्स के घर पर गया है, जहाँ इतने साल गोराका को कैद रखा गया था। यहाँ से गोराका अपने सींग वापस लेकर अपने सिर पर लगा लेता है और उसकी ऐसे सारी ताकतें वापस आ जाती हैं और अब वह अपना बादशाह से पुराना बदला लेने के लिए तैयार था। जैसे वह पहले इस दुनिया को जमाना चाहता था, उसका मकसद आज भी इस दुनिया को जमाकर अपने कब्जे में करना था। देखते ही देखते वो पूरी दुनिया में बर्फीला तूफान ला चुका था। हवा, सड़क, हर जगह बर्फ़ फैल चुकी थी। शहर की यह हालत देखकर सभी घोस्टबस्टर्स घोस्ट बेस के ऊपर जमा होते हैं। घोस्ट लाइब्रेरी का मालिक यहाँ इन सबको बताता है कि ये जो बर्फीला तूफ़ान आया है ये गोराका लेके आया है और गोराका को सिर्फ एक फायर मास्टर ही कंट्रोल कर सकता है। और हमने फायर मास्टर भी ढूंढ लिया है जो उन्हें बिना किसी लाइटर के एक कैंडल को चला के दिखाता है। ये देखकर घोस्टबस्टर्स को उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही यकीन नहीं था। वो घोस्ट इंजीनियर से कहते हैं कि हमें लेज़र गन्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो सब पुलिस ले गई। और यहाँ घोस्ट इंजीनियर उन्हें लेटेस्ट मॉडल के कुछ सूट और लेज़र स्कैन दिखाता है, जिससे आसानी से वो लोग भूतों से लड़ सकते थे। यहाँ इन सब घोस्टबस्टर्स को रोकने के लिए वो रेड घोस्ट गोराका के कहने पर यहाँ आया, जो सभी मशीन्स को अपने कंट्रोल में कर सकता था। वो भी इससे पहले कि ये लोग बाहर निकल पाते। वो रेड घोस्ट इन्हीं की एक लेटेस्ट मॉडल की कार को अपने काबू में करते हुए उसकी लेज़र से यहाँ एक घोस्टबस्टर के ऊपर हमला करने लगता है। इससे पहले कि घोस्टबस्टर्स का साथी इस हमले से मर जाता, यहाँ फायर मास्टर इस लेज़र को अपनी पावर्स उस बच्चे को बचा लेता है। जिसके बाद ये लोग जब खुद रेड घोस्ट के ऊपर अपनी लेज़र से हमला करते हैं तो रेड घोस्ट एक पिज्ज़ा के अंदर चला जाता है और यहाँ एक ग्रीन कलर का वो घोस्ट जो हमेशा से इनके घर से नहीं निकल पाया था, वो इस पिज्ज़ा के साथ इस घोस्ट को भी खा लेता है। जिसके बाद दूसरी भूत से लड़ने के लिए ये फोएबी समेंट में जाते हैं। वो कहती है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके, मेरा मकसद सिर्फ अपने आप को आज़ाद करवाना था। फोएबी से कहती है कि तुम गलत हो, अच्छाई भी तो तुम्हारा रास्ता बन सकती थी, तुमने यही गलत रास्ता क्यों चुना, जिसकी वजह से अब पूरी दुनिया के इंसान मुसीबत में है। तुम देख तो ही थी, पूरी दुनिया के साथ सभी इंसान भी जम चुके हैं। अब ये लोग यही बातें ही कर रहे थे कि पीछे से गोराका दीवार तोड़ते हुए अंदर आ जाता है, जहां सभी घोस्टबस्टर्स मिलकर लेज़र से उनके ऊपर हमला करते हैं। लेकिन गोराका सभी के लेजर्स जमा कर तोड़ देता है। गोराका अब अपनी पावर से यहाँ पर वो पाइपलाइन भी तोड़ चुका था जिसके अंदर ये लोग भूतों को कैद करते थे। सारे भूत यहाँ से निकलकर जगह जगह शहर में फैलकर लोगों को तंग करना शुरू कर देते हैं, जो लोग पहले से ही बर्फ़ के अंदर जमे हुए थे।
इससे पहले कि गोराका यहाँ कोई और तबाही करता, फोएबी की दोस्त भूत यहाँ एक माचिस की तिली जलाकर फायर मास्टर के आगे करती है इस शोले को। ये फायर मास्टर अपनी पावर्स की मदद से बहुत ज़्यादा बढ़ाकर इसे गोराका के ऊपर हमला करता है। गोराका इस हमले से कमज़ोर होने लगा था। उसको कमज़ोर होता देखकर सारे घोस्ट बस्टर्स मिलकर अपने लेज़र से उसके ऊपर हमला करते हैं, जिससे वो उनके कंट्रोल में आने लग जाता है। उसे पूरी तरह कंट्रोल करने के लिए एक घोस्ट बस्टर्स यहाँ पर उनकी घोस्ट को कैद करने वाली पाइपलाइन को ऑन करने को कहता है, जो पहले ख़राब हो चुकी थी। ये लोग किसी उम्मीद के चलते जब उसे ऑन करते हैं तो किस्मत से वो चल भी जाती है। यह मशीन अब गोराका के साथ काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स को अपने अंदर हड़प कर गई थी। उसके कैद होते ही यहाँ उसकी सारी ताकतों का असर भी ख़त्म होने लगा था और इस दुनिया के ऊपर से बर्फ़ भी हटने लगी थी। फोएबी के दोस्त, जिसने गोराका को हराने में उनकी मदद की थी, वो यहाँ फोएबी के सामने आकर उसे कहती है कि तुमने ठीक कहा था, अच्छाई भी आज़ादी का रास्ता हो सकती है, और देखो मैं आज़ाद हो गई। वो अब इस दुनिया से आफ्टर लाइफ में जाने लगी। ये लोग अब जैसे ही अपनी घोस्ट बेस से बाहर निकलते हैं तो पूरा शहर उनके लिए खड़ा था, क्योंकि उन्होंने इन लोगों की जान बचा ली थी। मेयर, जो घोस्ट बस्टर्स को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, मजबूरी में सब लोगों के सामने उसे भी घोस्ट बस्टर्स की तारीफ़ करनी पड़ती है। साथ ही वह फोएबी को भी उसकी टीम के साथ काम करने की इजाज़त दे देता है, और इस बात से घोस्ट बस्टर्स का ये ग्रुप काफ़ी खुश होता है। अब जैसे हम पहले जानते हैं कि गोराका के घोस्ट पाइपलाइन के ऊपर हमला करने की जैसे काफ़ी सारे घोस्ट आज़ाद हो गए थे, इसीलिए अब घोस्ट बस्टर्स के पास तो बहुत काम था, और इसी को दिखाते हुए ये कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी को दिखाते हुए ये कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।